कई बार आदमी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखता है, काम पर जाता है, हंसता है, दोस्तों से मजाक करता है, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसे पता होता है कुछ टूट रहा है। शरीर पहले जैसा साथ नहीं दे रहा। मन चाहता है पर प्रतिक्रिया नहीं आती, और उस पल में आदमी सिर्फ अपने शरीर से नहीं, अपने आत्मविश्वास से भी हारने लगता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एड का मतलब सिर्फ मर्दानगी की कमी नहीं है, बल्कि वो चुपचाप चल रही लड़ाई है, दिमाग, दिल और शरीर के बीच। एक तरफ मन में डर, शर्म और असुरक्षा, दूसरी तरफ रिश्ते में ठंडापन, दूरी और गलतफहमियां। बहुत से रिश्ते टूटते नहीं क्योंकि प्यार खत्म हो गया, बल्कि इसलिए क्योंकि कनेक्शन टूट गया। वो जो कभी नजर से नजर मिलते ही समझ आ जाता था, अब शब्दों में भी नहीं निकल पाता। लेकिन इस किताब में लेखक फ्रेडरिक अर्लस्टाइन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन को हराया जा सकता है अगर तुम इसे बीमारी नहीं, एक संकेत मानो। एक संकेत कि अब तुम्हें रुककर अपने शरीर, दिमाग और दिल को फिर से संतुलित करना है। चैप्टर 1, असली कारण, रूट कॉजेस। गहराई से समझो। एक आदमी के जीवन में जब शरीर साथ देना बंद कर देता है तो दर्द सिर्फ शारीरिक नहीं होता, वो भीतर तक हिला देता है। यही बात फ्रेडरिक अर्लस्टाइन अपनी किताब इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अ कंप्लीट गाइड टू मैनेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन के पहले अध्याय में बड़ी सादगी से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई अचानक हुई बीमारी नहीं, बल्कि धीरे धीरे पनपी एक चेतावनी है, एक ऐसा संकेत कि अब शरीर, मन और जीवन शैली तीनों असंतुलित हो चुके हैं। आदमी अक्सर डॉक्टर के पास देर से जाता है क्योंकि शर्म और डर उसे रोक लेते हैं, लेकिन असल इलाज तभी शुरू होता है जब वो इस डर से ऊपर उठकर अपने शरीर को समझने की कोशिश करता है। अर्लस्टाइन बताते हैं कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के 3 गहरे कारण हैं, शारीरिक, मानसिक और जीवन शैली से जुड़े। शारीरिक कारणों में खराब रक्त प्रवाह, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन और लंबे समय तक बैठे बैठे रहने की आदतें शामिल हैं। जब दिल ठीक से खून नहीं पंप कर पाता तो शरीर भी प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। लेखक का कहना है, अगर तुम अपने दिल को स्वस्थ रखो तो तुम्हारी मर्दानगी खुद लौट आएगी। यानी असली जड़ शरीर के भीतर के सिस्टम में छिपी होती है, जिसे दवा से नहीं बल्कि अनुशासन और सक्रियता से सुधारा जा सकता है। दूसरा पहलू है मानसिक कारण। बहुत बार शरीर तैयार होता है लेकिन दिमाग नहीं। तनाव, गिल्ट, परफॉर्मेंस का डर और रिश्तों की अनकही बातें, ये सब धीरे धीरे ब्रेन बॉडी कनेक्शन को तोड़ देती है। आदमी सोचता है कि वो कमजोर हो गया, जबकि असल में उसका मन थक गया होता है। लेखक लिखते हैं, माइंड ही वो जगह है जहां डिजायर और फियर साथ रहते हैं। अगर फियर बढ़ा तो डिजायर मर जाती है। यही वजह है कि किसी पुरानी असफलता या शर्मनाक अनुभव की याद फिर से वही स्थिति पैदा कर देती है। कई बार पोर्न एडिक्शन या अवास्तविक अपेक्षाएं असली इंटीमेसी को खोखला कर देती है और आदमी अपनी ही सोच में हार जाता है। तीसरा और सबसे अनदेखा कारण है जीवन शैली। आज के तेज दौर में नींद की कमी, शराब, जंक फूड, स्क्रीन पर घंटों बिताना और मानसिक थकान, ये सब मिलकर शरीर की ऊर्जा चुरा लेते हैं। अर्लस्टाइन कहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन मॉडर्न लाइफस्टाइल की बीमारी है, पर इसका इलाज भी मॉडर्न अवेयरनेस से ही संभव है। बस 30 दिन की ईमानदार कोशिश, रोज 30 मिनट की वॉक, पर्याप्त नींद, शराब से दूरी और रात को मोबाइल से पूरी तरह अलग होकर अपने साथी के साथ सच्चा समय बिताना। ये छोटे छोटे कदम शरीर में नई जान भर देते हैं। जब आदमी अपने शरीर को सुनना शुरू करता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। पहला अध्याय हमें यह सिखाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन किसी का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है अपने आप को दोबारा जानने की। यह किताब कहती है कि असली इलाज दवाइयों में नहीं, बल्कि उस भरोसे में छिपा है जो आदमी खुद पर दोबारा करता है। क्योंकि जब तुम अपने शरीर और मन से फिर जुड़ते हो तो सिर्फ मर्दानगी नहीं, आत्मविश्वास भी लौट आता है। चैप्टर 2, 30 दिन की रिकवरी योजना,
द 30 डे रिकवरी ब्लूप्रिंट। फ्रेडरिक अर्लस्टाइन कहते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन दवा से नहीं, दिशा से ठीक होती है। दूसरा अध्याय इसी दिशा को समझाने के लिए है। एक ऐसा 30 दिन का प्रैक्टिकल प्लान जो हर उस पुरुष के लिए है जो फिर से अपनी ताकत, आत्मविश्वास और नजदीकी को पाना चाहता है। ये अध्याय किसी मेडिकल थेरेपी की तरह नहीं, बल्कि एक रीसेट प्रोग्राम की तरह लिखा गया है, जहां हर दिन का एक उद्देश्य है। शरीर को जगाना, मन को शांत करना और रिश्ते में गर्माहट लौटाना। सप्ताह 1, शरीर को जगाओ, रिबूट योर बॉडी। पहला हफ्ता केवल शरीर को सक्रिय करने पर केंद्रित है। अर्लस्टाइन लिखते हैं, अगर तुम दिन की शुरुआत अपने शरीर से नहीं करते तो पूरा दिन मन तुम्हें खींचता रहेगा। एक सुबह 30 मिनट की वॉक, तेज चलो, पसीना निकले, दिल धड़के, यही सर्कुलेशन को ठीक करता है। 2-8 घंटे की नींद इनकम्प्लीट स्लीप टेस्टोस्टेरोन को गिराती है। 3 शुगर और जंक बंद प्रोसेस्ड फूड ब्लड फ्लो को कमजोर बनाता है। 4-2 लीटर से ज्यादा पानी रोज। हाइड्रेशन सेक्सुअल एनर्जी का फ्यूल है। इस हफ्ते का लक्ष्य है कि शरीर फिर से अवेक मोड में आए, यानी रिस्पॉन्सिवनेस लौटे। सप्ताह 2, मन को शांत करो, रिवायर द माइंड। दूसरा हफ्ता सबसे गहरा है। यहां शरीर नहीं, माइंड की हीलिंग शुरू होती है। अर्लस्टाइन कहते हैं, एड से ज्यादा खतरनाक है वो डर जो आदमी को कोशिश करने से रोक देता है। एक मेडिटेशन 10 मिनट रोज, केवल सांसों पर ध्यान दो, गिल्ट और डर को जाने दो। 2 पॉर्न और फैंटेसी से ब्रेक, अनरियलिस्टिक इमेजेस दिमाग को डिसेंसिटाइज करती है। 3 पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, खुद को कॉन्फिडेंट और कनेक्टेड महसूस करते हुए इमेजिन करो। 4 जर्नल राइटिंग, हर रात 3 चीजें लिखो, ग्रैटिट्यूड, इंप्रूवमेंट एंड कामनेस। इस हफ्ते मन और शरीर फिर से संवाद करने लगते हैं। स्ट्रेस हार्मोन्स घटते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सप्ताह 3, रिश्ते को जोड़ो, रिकनेक्ट इमोशनली। तीसरा हफ्ता रिश्तों की जड़ों तक जाता है। अर्लस्टाइन कहते हैं, असली इंटीमेसी शरीर से नहीं, विश्वास से शुरू होती है। एक साथी से खुलकर बात करो। अपनी स्थिति बताना कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। 2 टच थेरेपी, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के फिजिकल टच दो, ये नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। 3 इवनिंग कनेक्शन रिचुअल, हर रात 15 मिनट सिर्फ बात करने, हंसने या यादें बांटने में लगाओ। 4 जीरो प्रेशर माइंडसेट, परफॉर्मेंस नहीं, प्रेजेंस मायने रखती है। इस हफ्ते में भावनात्मक सुरक्षा बढ़ती है और यही हीलिंग की असली जड़ है। सप्ताह 4, जीवन शैली को स्थायी बनाओ, मेक इट अ लाइफस्टाइल। अर्लस्टाइन चेतावनी देते हैं कि 30 दिन सिर्फ शुरुआत है, कंसिस्टेंसी ही इलाज है। एक वर्कआउट रूटीन फिक्स करो, 4 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 दिन कार्डियो। 2 अर्ली स्लीप रूल, 10 PM लाइट्स ऑफ, हर रात एक ही समय पर सोना हार्मोनल बैलेंस का आधार है। 3 अल्कोहल फ्री लाइफ, लिवर और सेक्सुअल हेल्थ सीधा जुड़ा है। 4 डिजिटल डिटॉक्स संडे, पूरा दिन बिना स्क्रीन, सिर्फ नेचर या रियल पीपल के साथ बिताओ। इस हफ्ते आदमी अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ता है और एक नया, शांत, कॉन्फिडेंट वर्जन जन्म लेता है। चैप्टर 3, रिश्ते और आत्मविश्वास का पुनर्जन्म, रिबिल्डिंग इंटीमेसी सेल्फ कॉन्फिडेंस। फ्रेडरिक अर्लस्टाइन तीसरे अध्याय में बहुत सधी हुई भाषा में कहते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं है, ये रिश्ते और आत्मविश्वास दोनों को तोड़ देती है। जब कोई पुरुष इस स्थिति से गुजरता है तो सबसे पहले वो अपने साथी से नहीं बल्कि खुद से दूर हो जाता है। वो मुस्कुराता है, बात करता है, पर भीतर कहीं शर्म, डर और अपराध बोध की मोटी दीवार खड़ी हो जाती है। यही चुप्पी धीरे धीरे रिश्ते की गर्माहट को ठंडा कर देती है। लेखक कहते हैं, हीलिंग तब शुरू होती है जब आदमी अपने डर को स्वीकार करता है। और यही अध्याय हमें सिखाता है, रिश्ते को बचाने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है। इस अध्याय का पहला कदम है शर्म और चुप्पी को तोड़ना। बहुत से पुरुष अपने साथी से ये बात छिपाते हैं कि उन्हें समस्या है। वे सोचते हैं कि अगर बताऊंगा तो कमजोर लगूंगा।
लेकिन सच इसके उलट है। जब कोई पुरुष खुलकर अपने साथी से अपनी स्थिति साझा करता है तो वो एक नया भरोसा पैदा करता है। साथी के लिए भी ये समझना आसान होता है कि ये दूरी किसी उदासीनता की वजह से नहीं, बल्कि तनाव और दबाव की वजह से है। अर्लस्टाइन कहते हैं, इंटीमेसी परफेक्ट परफॉर्मेंस से नहीं, इमोशनल ओपननेस से बनती है। जब दो लोग मिलकर इस सच को स्वीकार करते हैं तो शर्म की जगह समझ और सहानुभूति ले लेती है। दूसरा चरण है भरोसे की नींव दोबारा बनाना। कई बार शारीरिक दूरी रिश्ते की सबसे गहरी खाई बन जाती है, पर लेखक बताते हैं कि इंटीमेसी का असली मतलब शरीर से नहीं, विश्वास से जुड़ा है। ये तभी लौटता है जब दोनों एक दूसरे के डर और असुरक्षा को महसूस कर पाते हैं। छोटे छोटे जेस्चर्स जैसे हाथ पकड़ना, गले लगाना, आंखों में देखना शरीर को शांत करते हैं और दिमाग को सुरक्षित महसूस कराते हैं। इस अवस्था में कोई भी परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता, सिर्फ प्रेजेंस होती है। यही टच थेरेपी है जो रिश्ते की जड़ों में सुरक्षा का बीज बोती है। फिर आता है तीसरा चरण, आत्मविश्वास का पुनर्जन्म। लेखक कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस तब लौटता है जब आदमी अपने वैल्यू को परफॉर्मेंस से अलग देखना सीखता है। बहुत से पुरुष अपनी मर्दानगी को केवल शारीरिक क्षमता से जोड़ लेते हैं और यही सोच उन्हें भीतर से तोड़ती है। अर्लस्टाइन बताते हैं कि सच्ची मैस्कुलिनिटी का अर्थ है अपनी असफलता को भी शांति से स्वीकार करना और फिर दोबारा उठ खड़ा होना। जब कोई पुरुष अपने शरीर को पार्टनर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं, सहयोग की तरह देखता है तो हीलिंग तेज हो जाती है। तीसरे अध्याय का सार यही है, रिश्ते को दोबारा मजबूत करने के लिए पहले खुद को माफ करना सीखो। ये किताब कहती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लड़ाई हार नहीं, एक नया रिश्ता शुरू करने का मौका है, अपने साथी से भी और अपने आप से भी। क्योंकि जब आदमी अपने डर को शब्द देता है तो उसका आत्मविश्वास फिर से जन्म लेता है और वही उसका सच्चा पुनर्जन्म होता है। चैप्टर 4, नए जीवन की शुरुआत, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ ऑफ स्ट्रेंथ एंड बैलेंस। फ्रेडरिक अर्लस्टाइन इस अंतिम अध्याय में एक बेहद भावनात्मक और प्रेरक विचार रखते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बाहर निकलना सिर्फ शरीर की बहाली नहीं, बल्कि जीवन के अर्थ को दोबारा पाना है। 3 अध्यायों में शरीर, मन और रिश्ते को समझने के बाद अब ये चौथा अध्याय बताता है कि एक बार जब आप हीलिंग की राह पर चलना शुरू कर देते हैं तो उस नई ऊर्जा को कैसे स्थायी जीवन शैली में बदलना है। अर्लस्टाइन लिखते हैं कि रिकवरी का असली मकसद केवल परफॉर्मेंस लौटाना नहीं, बल्कि एक ऐसी लाइफ बनाना है जो हर दिन शांत, मजबूत और मीनिंगफुल हो। जब आदमी अपने शरीर और भावनाओं के साथ तालमेल बना लेता है तो उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आती है जो कभी चिंता और डर ने छीन ली थी। पहला हिस्सा बताता है कि संतुलन, बैलेंस ही असली ताकत है। अब जब शरीर और दिमाग साथ चलने लगे हैं तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए कुछ नियम जरूरी है। लेखक कहते हैं, डिसिप्लिन इज द मेडिसिन ऑफ द सोल। हर सुबह का एक तय समय, हर रात का एक निश्चित आराम और हर दिन का एक उद्देश्य, ये 3 आदतें जीवन को फिर से अर्थ देती है। अर्लस्टाइन सलाह देते हैं कि अपने दिन को 3 पार्ट रूल से बांटो। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे विकास। अगर कोई इंसान इस साधारण से फॉर्मूले को निभा ले तो उसका शरीर और मन दोनों लंबे समय तक सक्रिय और स्थिर रहते हैं। दूसरा हिस्सा बताता है कि माइंडफुल लिविंग ही नई मर्दानगी की असली परिभाषा है। लेखक कहते हैं, मॉडर्न मैन की सबसे बड़ी बीमारी है स्पीड और सबसे बड़ी दवा है अवेयरनेस। जब आदमी हर काम में अवेयरनेस लाता है, खाना खाते वक्त, चलने के दौरान या अपने साथी के साथ वक्त बिताते समय, तब वो शरीर और आत्मा दोनों को साथ जोड़ता है। ये किताब सुझाव देती है कि हर दिन कम से कम 10 मिनट अपने शरीर को फील करो। कोई भी शारीरिक प्रतिक्रिया, सांस की लय, दिल की धड़कन, यही कनेक्शन तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। तीसरा हिस्सा है न्यू मैस्कुलिनिटी, यानी एक नई परिभाषा की मर्द होना असल में क्या है।
अर्लस्टाइन कहते हैं कि असली ताकत वो नहीं जो तुम्हें दूसरों पर भारी बनाए, बल्कि वो जो तुम्हें अपने डर, असफलता और कमजोरी को स्वीकार करने की हिम्मत दे। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से निकलना किसी वीरता की तरह नहीं, बल्कि एक यात्रा की तरह है, जहां तुम फिर से इंसान बनते हो, न कि एक मशीन जो बस परफॉर्म करे। ये नई मैस्कुलिनिटी शांत है, संयमित है और भावनात्मक रूप से ईमानदार है। अंतिम हिस्से में लेखक कहते हैं कि अब समय है ग्रैटिट्यूड एंड पर्पस को अपनाने का। हर सुबह उठकर यह सोचना कि मैं जिंदा हूं और मैं अपने शरीर के साथ शांति में हूं, यही सबसे बड़ी जीत है। और हर रात सोने से पहले अपने दिन में किसी एक अच्छे पल को याद करना, यही आत्मविश्वास को स्थायी बनाता है। किताब कहती है, हीलिंग तब पूरी होती है जब तुम सिर्फ ठीक नहीं बल्कि आभारी महसूस करते हो। धीरे धीरे वो सब ठीक होने लगता है जो कभी असंभव लगता था। वो आदमी जो आईने में खुद को देखकर डरता था, अब उसी आईने में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है समस्या उसकी मर्दानगी की नहीं थी, उसकी अनसुनी पुकार की थी। फ्रेडरिक अर्लस्टाइन अपनी किताब के आखिरी पन्नों में लिखते हैं, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक अंत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे नए आदमी की शुरुआत है। वो आदमी जो अब अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी मानता है, जो समझ गया है कि ताकत की असली परिभाषा प्रदर्शन नहीं, शांति है, और आत्मविश्वास किसी गोली में नहीं, बल्कि उस भरोसे में है जो वो हर सुबह खुद से करता है कि आज मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने प्यार के साथ ईमानदार रहूंगा। धीरे धीरे रिश्ते भी बदलते हैं। जहां पहले चुप्पी थी, वहां अब संवाद है। जहां डर था, वहां अब भरोसा है। और जहां परफॉर्मेंस का बोझ था, वहां अब एक गहरी समझ है कि सच्चा प्यार तभी जन्म लेता है जब दो लोग बिना मुखौटे, बिना डर के एक दूसरे को देख सके। अब ये कहानी किसी बीमारी की नहीं रही, ये कहानी है रीबर्थ की, उस आदमी की जिसने खुद को फिर से पाया, जिसने समझा कि मर्दानगी की असली चमक मसल्स में नहीं बल्कि वल्नरेबिलिटी में है, जो अब जानता है कि कभी कभी रोना भी ताकत है और बोलना भी इलाज। फ्रेडरिक कहते हैं, जब तुम खुद को माफ कर देते हो तभी हीलिंग पूरी होती है। और यही किताब का अंतिम संदेश है। अपने शरीर को सुनो, अपने मन को समझो और अपने साथी से सच्चाई छिपाओ मत, क्योंकि जो आदमी अपनी सच्चाई बोलने की हिम्मत रखता है वही सबसे मजबूत होता है। तो अगर तुम आज ये सुन रहे हो और सोच रहे हो कि शायद सब खत्म हो गया है, तो याद रखो, ये तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र अध्याय है, क्योंकि अब तुम वो आदमी बन चुके हो जो डर से नहीं, समझ से चलता है, जो अब सिर्फ जी नहीं रहा बल्कि जीना सीख गया है।